हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी के इस महासमर में आज की टेस्ट सीरीज में हम बात करने वाले हैं वर्ण विचार के विषय में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट का टॉपिक है। चाहे आप लेवल फर्स्ट की परीक्षा दे रहे हों, चाहे आप सेकंड की परीक्षा दे रहे हों, जिसमें हमें इसे पढ़ना है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो आपको दोस्तों इनमें से बताना है कि निम्न में से अयोग वह ध्वनि कौन सी है। ये चार जो है आपके पास में उत्तर हैं, इनमें से ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि अयोग वह ध्वनि इनमें से कौन सी है। विसर्ग है, महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन है या फिर अल्प प्राण है। दोस्तों, अयोग वह कौन सी ध्वनि होती है। दोस्तों, इनमें से अयोग वह ध्वनि अपने किसे कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आंसर आपको आता है या नहीं आता है, फिर हम इसे पूरा डिस्कस भी करेंगे। दोस्तों, हमेशा आपसे कहता हूं, चाहे आपको सही आए चाहे आप गलत करें, लेकिन आप आंसर जरूर करें। करेंगे नहीं तो बिल्कुल भी सीखेंगे नहीं। दोस्तों, तो जरूर दीजिएगा आंसर और फिर अपने इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों, क्या है आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आइए देखते हैं सही आंसर। तो दोस्तों, सही आंसर है हमारा नंबर 1, यानी कि ये जो विसर्ग है उसे अपने कहते हैं अयोग वह ध्वनियां। देखिएगा, हिंदी वर्णमाला के अंदर अयोग वह जो ध्वनियां हैं वो दो हैं। अयोग वह ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं। दोस्तों, कौन कौन सी हैं? एक तो है अंग और एक है अह। एक तो हो गया विसर्ग और एक हो गया अनुस्वार। अब देखिएगा दोस्तों, इसे अंग को अपने क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, और ये इस रूप में होता है। इसे व्यंजन का संक्षिप्त रूप भी हुआ करता है ये। दोस्तों, एक चीज आपको याद रखनी है, अयोग वह ध्वनि का उपयोग हमेशा स्वर के साथ में ही होता है। बिना स्वर के इनका प्रयोग नहीं होता, स्वतंत्र इनका प्रयोग कभी नहीं होता, और ये हमेशा दीर्घ होते हैं। दोस्तों, ये भी याद रखना। दो प्रकार के स्वर अपने लेते हैं सामान्यतः, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है, एक प्लुत स्वर भी होता है। ह्रस्व को अपने एक मात्रिक भी बोलते हैं, दीर्घ को द्विमात्रिक बोलते हैं, प्लुत को त्रिमात्रिक बोलते हैं। दोस्तों, तो ये जो स्वर है हमारा अयोग वह जो ध्वनियां हैं, ये सदैव कैसी होती हैं? दोस्तों, ये सदैव दीर्घ स्वरों में ही आता है। ह्रस्व स्वर हमारे पास में 4 होते हैं और ये जो है वो दीर्घ में ही आती हैं। तो अयोग वह कौन सी होगी? अंग और अह हो गई। और ये क्या होते हैं? ये स्वरों के साथ में प्रयुक्त होते हैं और ये हमेशा दीर्घ ध्वनि होती है और इनका स्वतंत्र अपने कभी भी उपयोग नहीं करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? 4 शब्द आपके पास में है, इनमें से बताना है द्वित्व किस में नहीं आया है। द्वित्व शब्द कौन सा नहीं है? सच्चा है, कुत्ता है, बलगा है, बग्गा है। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा IQ यूज करोगे तो भी आंसर निकाल लोगे। ये कोई बिल्कुल सिंपल सा है, मैं तो इसे मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन भी कह सकता हूँ, क्योंकि आसान सी चीज है। द्वित्व कौन सा नहीं है? दोस्तों, कौन सा द्वित्व आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोस्तों, तो इनमें से किस शब्द के अंदर द्वित्व शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? क्या है हमारा सही आंसर? चेक करिएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, वल्गा में नहीं है। अब देखिएगा, सच्चा यानी जहां पर दो व्यंजन एक जैसे हो, जैसे च और चा आ गया, कुत्ता आ गया, है ना, इसी प्रकार से बग्गा आ गया। तो यहाँ पर ग जो है, इसी प्रकार से यदि मान लीजिएगा दिल्ली लिखा हो या फिर हड्डी लिखा हो, तो जहां पर एक जैसे वर्ण आ जाए, दो आ जाए, तो उसे अपने द्वित्व के रूप में देखते हैं। दोस्तों, संयुक्त व्यंजन में ही आते हैं, और संयुक्त के अंदर जब एक जैसे दो वर्ण हो गए तब हम उसे द्वित्व की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ आप इसको पहचानिएगा, त तय, च चय, यहाँ ग है, लेकिन यहाँ पर ल और ग है, इसलिए ये नहीं है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बात गलत है? इन चारों में से हमें गलत छांटना है, गलत कौन सा है? दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? अच्छे से पढ़िएगा, और बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको 1 मिनट कम से कम इस प्रश्न पे देना होगा। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो बड़े अच्छे प्रश्न होते हैं। उम्मीद करता हूं जब तक आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है और सही आंसर आप निकाल भी लेंगे। दोस्तों, तो बताइएगा कौन सा है हमारा सही आंसर? सही आंसर हमारा कौन सा है? अच्छे से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमारे आंसर जो है वो बिल्कुल सही निकले।
तो दोस्तों सही आंसर चेक करिएगा पहले, फिर अपने उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये बात जो है वो गलत है। कैसे हुई उसको देखिएगा। सबसे पहले हम बात करें ध की, तो ध सगोश है या नहीं है, इसे अपने को चेक करना है दोस्तों। तो ध जो है वो सगोश है या नहीं। तो दोस्तों सगोश कौन से होते हैं, तो घोष व्यंजन अपने उनको बोलते हैं, घोष ध्वनि हम उसको बोलते हैं जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, यानी गले पर आप हाथ लगा के देखोगे तो वहां पर कंपन होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो सगोष है वो कौन से होते हैं, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। किसी भी वर्ग का, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कौन से होते हैं, सगोष होते हैं। और पहला और दूसरा क्या होते हैं दोस्तों, ये अघोष होते हैं, यानी इनमें कंपन नहीं होता है। तो ध सगोष है क्या, ध कौन से वर्ग का है, त वर्ग का है। तो त वर्ग में कौन से, त थ द ध न। तो ध कौन से पे आया, ध चौथे नंबर पर आता है दोस्तों। तो त और थ ये दो ही अघोष होंगे इस वर्ण, इस समूह के अंदर, इस वर्ग के अंदर। तो ये सगोष तो है, ये बात हमारी सही है। अब बताओ महाप्राण है या नहीं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अधिक प्राण वायु को खर्च करना पड़ता है हम उसे महाप्राण कहते हैं, जिसमें कम होता है उसको अल्प प्राण बोलते हैं। तो किसी भी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा, यानी ये जो विषम संख्या है वो क्या होती है दोस्तों, वो तो होती है अल्प प्राण, और बाकी सारी होती है महाप्राण। तो महाप्राण कौन सी हो जाएंगी, दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो महाप्राण कहलाता है, वो महाप्राण कहलाएगा। तो इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, महाप्राण जो है हमारे, एक तो इसमें आएगा पहला, ये आ गया। इसके अलावा दोस्तों ये जो अपने य, र, ल, व है, ये भी सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण ही होते हैं। और सारे का सारे स्वर जो हैं वो भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो स्वर क्या है, अल्प प्राण होते हैं। अब ये हमें देखना है ध अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो ध जो है वो कौन सी संख्या का है, ध का नंबर आता है 4। तो 4 पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, तो ये महाप्राण है। दंत यानी दांत से बोले जाने वाले वर्ण। तो दंते है यानी त थ द ध न, ये दंते होते हैं, तो दंते में ही आएगा। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब इसके बाद में अपने देखें सगोष है या नहीं, ब। तो सगोष देखिएगा कौन सा था, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ब कौन सा आता है, पहला और दूसरा, दूसरा ये, इसका नंबर है 2। तो फिर ये सगोष तो नहीं है, ये कौन सा है, ये अघोष है। तो ये कथन हमारा गलत हो गया। हालांकि ओठ से बोला जाता है, ओष्ठे वाला सही है, महाप्राण वाला भी सही है क्योंकि दूसरा वर्ण है दोस्तों, लेकिन ये सगोष नहीं है, इसलिए आंसर तो हमारा ये हो गया। इसको भी देख लीजिएगा, च। च कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण है, तो पहला और दूसरा अघोष होते हैं, तो ये बात हमारी सही होगी। उच्चारण स्थान इसका तालु है, तो ये भी हो गया। अल्प प्राण, अल्प प्राण देखिए पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं, तो ये तो पहला आ गया, तो अल्प प्राण भी हो गया। इसमें ख में देखिएगा दूसरे नंबर का ये, तो कंठ से बोला जाता है, ये बात सही है। दूसरा है सम संख्या का है, तो महाप्राण भी हो जाएगा और अघोष भी हो जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा जो है वो अघोष होते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चौथा हमारा प्रश्न है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उत्क्षिप्त ध्वनि इनमें से कौन सी है दोस्तों, आपको ये बताना है। ऑप्शन हमारे पास में 4 हैं, इनमें से आपको बतानी है उत्क्षिप्त ध्वनि कौन सी है दोस्तों। अच्छे से पढ़िएगा और फिर बताने की कोशिश कीजिएगा। आरजू है, खसरा है, पढ़ाई है, जफर है, इनमें से कौन सा है दोस्तों सही आंसर हमारा, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, यानी पढ़ाई। कौन सा वर्ण है, देखो ढ, अढ, ये जो आ गया ना, अढ, ये 2 होते हैं दोस्तों, एक अढ और एक होता है ढ। ये दोनों कौन से आते हैं, उत्क्षिप्त होते हैं दोस्तों। इसको अपने द्विस्पृष्ट भी कह सकते हैं, द्विस्पृष्ट भी कहते हैं, या इसे ताड़न जात भी कहते हैं दोस्तों, ताड़न जात भी कहा जाता है। इसमें देखिएगा जीवा जो है हमारी यूं गोल होकर के उल्टी हो जाती है, और एक मसूड़ों के ऊपर जो हमारी मूर्धा है दोस्तों, मूर्धा वाला जो स्थान है वहां पर एक हल्की सी चोट करके आती है, एक थप्पड़ सा मार के आती है। अड़ और ढ को बोल के देखिएगा, उच्चारण करोगे तो आपको समझ में आता है। ये गोल होके उल्टी हुई एक हल्की सी चोट यानी थप्पड़ सा मार के ताड़ करके आती है, इसलिए अपने इसको ताड़न जात भी कहते हैं। ये 2 होते हैं। उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, अड़ और ढ है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। इसके अलावा एक देखिए होती है आपकी प्रकंपित।
प्रकंपित या फिर एक, इसी को अपने कहते हैं लुंठित, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये होती है रै। अब रै कौन सा होता है, तो ये जो लुंठित होता है ये कौन सा होता है, तो लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना, यानी जब किसी उच्चारण को लुढ़कते हुए अपने निकालते हैं। जैसे रै, इसको जब आप बोलोगे ना, बोल के देखिएगा, उच्चारण करोगे तो आप सीख पाओगे ना। ऐसे रगड़ करते हुए आता है, 3-4 बार बोलते हैं अपने, है ना, रै। एक रै का उच्चारण नहीं किया जा सकता है दोस्तों, तो ये भी इसके साथ में याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। यानी सीधा सीधा आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से तालव्य वर्ण नहीं है, कौन सा तालु का वर्ण नहीं है, किसका उच्चारण तालु से नहीं होता है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, बताइएगा फटाफट। च है, यह है, ग है और श शलजम वाला श है, कौन सा होता है दोस्तों, बताइएगा फटाफट से। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, यानी घ जो है वो तालव्य नहीं है, तो फिर कौन सा है दोस्तों, घ होता है कंठ है। अब देखिएगा दोस्तों, तालव्य, तालु से जिसमें बोला जाता है वो होता है तालव्य। तो तालव्य में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, स्वरों के अंदर तो ई और ई जो है वो तालव्य होते हैं। व्यंजन में बात करें तो च है, छ है, ये पूरा का पूरा वर्ग है ना, च, छ, ज, झ और इये, ये आता है, साथ ही साथ एक ये आता है और एक श शलजम वाला श आता है। ये सारे के सारे तालु से बोले जाते हैं, इनको अच्छे से याद करिएगा। कंठ की बात करें, कंठे से कौन सा बोला जाता है, तो स्वरों में ए और आ हो गया, इसमें आ गया क, ख, क, घ और अंग, ये वाले जो होते हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक विद्वान जो हैं इसमें विसर्ग भी लेते हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। यहां पर आपको बताना है स्पर्श संघर्षी कौन सा है दोस्तों, फटाफट से देखिएगा कौन सा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, यानी जिसमें स्पर्श भी है और जिसमें संघर्ष भी है। छ, क, ख और ड, कौन सा है दोस्तों स्पर्श संघर्षी। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, 6 होता है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ सबसे पहले देखिएगा स्पर्शी, यहाँ 2 शब्द हैं, स्पर्शी है, फिर है संघर्षी और फिर आया स्पर्श संघर्षी, यानी जिसमें दोनों के गुण हो गए। तो यहाँ सबसे पहले स्पर्शी की बात करें तो क से लेकर के मैं तक के, क से लेकर के मैं तक के ये सारे के सारे 25 जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं स्पर्शी। क्योंकि यहाँ पर जब अपने वर्ण का उच्चारण करते हैं क से मैं तक का किसी का भी, तो हमारी जीवा किसी न किसी वाक्य यंत्र से स्पर्श करती है, इसलिए अपने इसको स्पर्शी कहते हैं दोस्तों। संघर्षी को अपने ऊष्म भी कहते हैं। इसमें आते हैं जिसमें देखिएगा मुंह से जब अपने इसका उच्चारण करते हैं तो मुंह से निकलने वाली वायु जो है वो संघर्ष करती है और गर्म हो जाती है, इसलिए हम इसको उष्ण भी कहते हैं। इसमें तीनों प्रकार के स आ गए दोस्तों और एक आ गया है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, जब ज़्यादा सर्दी लगती है तो कौन सा सी ही की ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है ताकि हमारे अंदर थोड़ी सी गर्मी आ जाए, है ना। तो श स इसको बोल के देखिएगा, बोलोगे तो आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अब स्पर्श संघर्ष में कौन से हो गए जिसमें इन दोनों के गुण हैं, तो ये कौन से होते हैं दोस्तों, ये हमारे पास में आते हैं मुख्यतः 4, च है, छ है, ज है और ज है। ये स्पर्शी भी हैं और संघर्षी भी हैं, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सही कर ही दोगे, इतनी उम्मीद तो करनी चाहिए दोस्तों, अध्यापक बनने जा रहे हैं आप, है ना। वर्णमाला किसे कहते हैं, पहली कक्षा से हमने इस लाइन को पढ़ना शुरू किया था। तो दोस्तों क्या है सही आंसर, शब्दों का समूह होता है, वर्णों का संकलन होता है, शब्द गणना को कहते हैं, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। किसे कहते हैं हम वर्णमाला, वर्णमाला क्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसे अपने कहते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला की यही परिभाषा है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों। मूर्धन्य व्यंजन जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है दोस्तों। अब मूर्धा में आप इसको समझिएगा, आप अपने मुख को थोड़ा दिमाग में रखिएगा और उसी की यात्रा आपको करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिएगा, अपने अंदर से शुरू करें, बिल्कुल कंठ से। तो क ख ये जो उच्चारण होता है जो अपने लास्ट से बोलते हैं उसे अपने कंठ बोलते हैं। कंठ से ऊपर आए तो ऐसे गुंबदाकार सी आकृति आपको देखिए दिखाई देगी, जिसे अपने तालु बोलते हैं।
तालु से थोड़ा ऊपर आए और दांतों से थोड़ा सा पीछे एक उभरा हुआ भाग आपको दिखाई देगा। आप जीवा लेके जाएंगे तो खुरदरा सा स्थान होगा और ऐसे लगेगा जैसे किसी ने प्लाट काट करके नींव भर दी हो ना, ऐसे चौकोर से डब्बे से आपको महसूस होंगे। जीवा ले जा करके देखिए, मुंह आपका है दोस्तों, जीभ आपको घुमानी है, घुमा के देखिएगा थोड़ी सी तो आप पहुंच ही जाएंगे मूर्धा तक। और जब आप गर्म चाय पी लेते हैं, कोई तीखे पापड़ वगैरह खा लेते हैं, कोई कठोर चीज खा लेते हैं, तो यहीं से आपका जो मुख है वो छिलता है दोस्तों, मसूड़ों से थोड़ा सा ऊपर है, दांतों से भी पीछे है दोस्तों, इसे अपने मूर्धा कहते हैं। तो आपको उसके बाद में अगला जो हमारा उच्चारण का स्थान मिलता है वो आता है दंत। दांतों से भी बोलते हैं, फिर ओठों से बोलते हैं। तो आपको ये बताना है मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, मूर्धा से अपने किस किस को बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ग घ है, ज झ है, ड ढ है, प फ है। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं, तो सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 3। ड और ढ को अपने कहाँ से बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं। ये मूर्धन्य होते हैं दोस्तों। मूर्धन्य में कौन से आते हैं, एक तो हमारा री आता है स्वरों में, ले तो ट, ठ हो गया, ड हो गया और ढ हो गया, अण हो गया, इसको भी ले लेते हैं। इसके अलावा ये अड़ और ये वाला ढ भी हो जाएगा, एक रै भी हो जाएगा और एक ये वाला स भी हो जाएगा। ये इतने सारे जो है आप अपने मूर्धा से बोलते हैं, इनका उच्चारण जो है वो मूर्धन्य में शामिल किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए अपने बात करते हैं निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से दोस्तों। नासिक के व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण नासिका से होता है, यानी नाक से जिनको अपने बोलते हैं। कौन सा होगा दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर, फटाफट से बताइएगा। स है, य है, ग है और ज है दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर, नासिका से बोले जाने वाला व्यंजन कौन सा है दोस्तों। सही आंसर हमारा फटाफट से कमेंट करेंगे तो अपने चेक कर पाएंगे दोस्तों। सही आंसर हमारा वो है नंबर 2। अब ये नासिक के कौन सा होता है दोस्तों, ये जो 5 वर्ग है ना, क, च, ट, त और प, ये 5 वर्ग है। इन सभी का 5वां वर्ण जो होगा ना, 5 नंबर जो वर्ण है वो नासिक क्या होता है। क का 5वां कौन सा होता है, अंग। च का 5वां इ, ट का 5वां अण, त का 5वां न और प का 5वां मैं। ये सारे जो हैं, ये वाले जो लास्ट वाले हैं ना, ये सारे कौन से कहलाते हैं, नासिका के व्यंजन होते हैं। इनको अपने नासिक के व्यंजन के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उससे पहले ये देख लें स कौन सा था दोस्तों। ये स तो मूर्धा से बोला जाता है, ये ग जो है वो कंठ से बोला जाता है और ये तालु से बोला जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क, ख, ज और फ, इसमें एक ये नुक्ता भी आपको लगाना पड़ेगा, तब ये सही हो पाएगा दोस्तों। ये जो ध्वनियां हैं वो किसकी हैं, संस्कृत की है, अरबी फारसी की है, अंग्रेजी की है या दक्षिणी भाषाओं की है, ये बताइएगा दोस्तों। आसान है, बिल्कुल बता दोगे ना, तो चेक कर लेते हैं। सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, अरबी और फारसी की होती है ना। जैसे एक तो अपने ये बोले गजल और एक अपने ये वाली बोले, इन दोनों के उच्चारण में फर्क होता है। ये नुक्ता जब भी लगता है ना, इसका उच्चारण थोड़ा सा एक कदम पीछे आ जाता है। जहां से अपने ग बोलते हैं उसे थोड़ा सा पीछे से बोलेंगे, ग है ना। गजल होता है ये, गजल। गजल और गजल में फर्क होता है, जायका और जायका में फर्क होता है दोस्तों। ये अरबी फारसी के अंदर इस प्रकार के उच्चारण अपने बोलते हैं, इनको ग्रहित ध्वनियों के नाम से भी अपने जानते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 11वां हमारा प्रश्न है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ण ऐसा है जो दांत से नहीं बोला जाता है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों सही आंसर हमारा, फटाफट से बताइए। त, न, द और ट, इनमें से वो वर्ण आपको बताना है, छांटना है जो दंत्य नहीं है, यानी जिसका उच्चारण दांत से नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4। ट जो है इसका उच्चारण दंत्य नहीं होता, तो फिर कौन सा होता है, मूर्धा से होता है, इसलिए हम इसे मूर्धन्य कहते हैं। अभी हमने इसको पढ़ा भी था। ये कौन सा है दोस्तों, त जो है वो दंत्य होता है, न भी दंत्य होता है, द भी होता है। इसके अलावा कौन सा होता है दोस्तों, तो त वर्ग तो सारा ही आएगा, त, थ, द, द और न, ये तो क्या हो गए, दंत्य हो ही गई। इसके अलावा दोस्तों ये वाला ल है और ये एक स है, इनको भी उच्चारण स्थान के आधार पर अपने क्या मानते हैं, दंत्य मानते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। थोड़ा कंट्रोवर्सी भी है दोस्तों इसमें, लेकिन आपको सही एग्जैक्ट बताना है दोस्तों। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों।
दोस्तों अच्छे प्रश्न है, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं और इनको करवाने का मकसद ये है कि आपका देखिए रिवीजन हो जाए और एक क्वेश्चन के साथ साथ में हम बहुत सारे क्वेश्चन को देख लें। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से बताइएगा। सही आंसर हमारा नंबर 2। आपको 11 ही करना है दोस्तों, 11 ही करिएगा। आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी 11 ही मानते हैं। कुछ एक विद्वान जो हैं आधुनिक इसको री को नहीं मानते, लेकिन न मानने से कुछ नहीं होता, आज भी अपने इनका यूज करते हैं दोस्तों। तो 11 होते हैं नो डाउट। अगर आपसे प्रामाणिकता पूछी जाए तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मान के चलिएगा। य ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य है, ऊष्म है, अंतस्थ है या फिर ओष्ठ्य है दोस्तों? य ल व कौन से में आते हैं दोस्तों? ये आपको बताना है। सही आंसर इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म है, तालव्य है, ओष्ठ्य है, कौन से हैं दोस्तों? क्या है सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा वो है नंबर 3। ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। न तो पूरी तरह से स्वर होते हैं, न ही पूरी तरह से व्यंजन होते हैं। इन्हें अपने अंतस्थ व्यंजन के रूप में देखते हैं। ये 4 ही होते हैं, य र ल व। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। अनुनासिक का संबंध होता है दोस्तों। अनुनासिक जो ध्वनि है उसका संबंध किसके साथ में होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, इनमें से किसी से भी नहीं दोस्तों। किसके साथ में होता है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नंबर 3। नाक और मुंह दोनों से इसका संबंध होता है दोस्तों। तो मुख और नाक से, जैसे अपने कहते हैं ना कांच, ये जो चंद्र बिंदु वाला होता है ये होता है। जैसे हो गया ढांचा, है ना, ये वाले हो गए सांप, है ना, आंधी, ये वाले जो हो गए ये इसी में आते हैं, चंद्र बिंदु वाले दोस्तों। ये न तो ह्रस्व होता है और न ही ये दीर्घ होता है। ये दोनों ही श्रेणी में नहीं आता है, न ह्रस्व में आता है और न ही दीर्घ में आता है दोस्तों, क्योंकि ये बना है अनुस्वार से ही। इसका निर्माण जो है वो अनुस्वार से ही हुआ है। तो दोस्तों यहाँ ये एक बात आपको याद रखनी है कि ये हमेशा स्वर के साथ में आएगा। किसके साथ में आएगा? स्वर के साथ में। तो स्वतंत्र इसका किसी भी प्रकार से कोई उपयोग नहीं होता है दोस्तों। जिसमें चंद्र बिंदु लगा हो उसे अपने बोलेंगे, उसे हम कहेंगे सानुनासिक, सानुनासिक, या फिर उसे कहेंगे अनुनासिक। और जिसमें ये लगा हुआ नहीं है वो निर्नुनासिक हो जाएगा। ये बात जरूर याद रखना, निर्नुनासिक, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम में से कौन सा है दोस्तों? शब्द ध्वनि वाक्य पद, शब्द वाक्य ध्वनि पद, पद वाक्य ध्वनि शब्द, ध्वनि शब्द पद वाक्य। क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? तो देखिएगा सही आंसर हमारा नंबर 4। तो किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि, जिसका लिखित रूप कहलाता है वर्ण। और इन वर्णों से मिलकर के बनता है शब्द, और शब्दों से बनता है पद, और पद यानी शब्दों से मिलकर के ही पद और शब्द दोनों ही आएंगे इसमें। इनसे मिलके बनता है वाक्य। तो सबसे बड़ी इकाई होगी वाक्य, सबसे छोटी इकाई होगी शब्द। ध्वनि से बने शब्द, शब्द से बनते हैं पद। तो ये हमारा सही अनुक्रम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, घोष है, कौन सी श्रेणी में रखेंगे आप? ह्रस्व, प्लुत, घोष या फिर दीर्घ स्वर है दोस्तों? क्या है सही आंसर? चेक करिएगा दोस्तों। सही आंसर हमारा है प्लुत स्वर। देखिएगा दोस्तों, ये जो है अपना उच्चारण होता है, इसके आधार पर अपने इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को अपने मूल स्वर भी कहते हैं। इसे अपने एक मात्रिक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक मात्रा आती है। हम इसे द्विमात्रिक भी कहते हैं और इसे अपने त्रिमात्रिक भी कहते हैं दोस्तों। ये 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व कौन से हो गए? 4 हो गए। ए,
ई, ऊ और री, ये इनमें सबसे कम समय लगता है उच्चारण में। इनसे 2 मात्रा ज़्यादा लगती है, यानी इसके बाद में जो रहेगी जैसे आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो 7 हो गए ना, ये सारे के सारे कहलाएंगे दीर्घ। अब प्लुत स्वर कौन सा होता है जिसमें 3 मात्रा, यानी जब अपने किसी वर्ण का उच्चारण 3 गुना कर देते हैं, जैसे ये ओ है, अब इसको बोलेंगे अपने ओम, लेकिन जब हमने इसके आगे 3 जो संख्या वाला 3 है वो लगा दिया ना, तब इसे ओ का उच्चारण 3 गुना कर देना, इसके बजाय 3 गुना बोलना ओम। तो फिर ये जो स्वर है वो कौन सा कहलाता है, वो प्लुत स्वर की श्रेणी में आता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17वां प्रश्न हमारा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? संवृत, विवृत, पश्च या फिर अग्रस्वर होता है। कौन सा होता है दोस्तों जिसमें सबसे कम मुख खुलता है, वो कौन सा होता है? बताइएगा फटाफट से। तो दोस्तों वो होता है हमारा नंबर 1 संवृत स्वर, जिसमें उच्चारण करते समय मुख हमारा लगभग कैसा होता है दोस्तों? मुख हमारा लगभग बंद ही होता है दोस्तों। ऐसे स्वर को अपने क्या कहते हैं? संवृत स्वर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संवृत स्वर के नाम से जानते हैं, जिसमें मुख हमारा लगभग बंद होता है दोस्तों। ये कौन कौन से होते हैं? संवृत स्वर होते हैं ई, ऊ और ऊ, ये संवृत स्वर कहलाते हैं दोस्तों। विवृत स्वर कौन से होते हैं? जिसमें मुख हमारा पूरा खुला रहता है। मुख हमारा कैसा रहता है? पूरा खुला रहता है दोस्तों। विवृत स्वर कौन सा होता है? विवृत स्वर एक ही है हमारा आ। जब डॉक्टर के पास में दांत दिखाने के लिए जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता है दोस्तों? आप अपने मुंह को खोलिए और क्या कीजिएगा? आ कीजिएगा। आ में हमारा मुख जो है वो पूरा का पूरा खुल जाता है। समृद्ध किससे ही जुड़ा हुआ एक होता है अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध में क्या होगा दोस्तों? अर्ध समृद्ध के अंदर मुख जो है वो आधा खुलेगा, और इसी प्रकार से होता है अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में जो है अर्ध समृद्ध तो समृद्ध तो देखिएगा क्या हुआ, बिल्कुल बंद होता है, यानी ये वाला है लगभग बंद है। बंद से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा हो गया? अर्ध समृद्ध हो गया। बंद से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा हो गया? अर्ध समृद्ध हो गया। विवृत होता है पूरा खुला, पूरे खुले से थोड़ा कम क्या हो गया? अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में कौन सा आता है? ए आता है, ऐ आता है, औ आता है और डॉक्टर वाला ओ आता है। अब देखिएगा दोस्तों, जो बाकी रह गए हमारे, जो बाकी रह गए वो सारे के सारे कौन सी श्रेणी में डाल दोगे? वो अर्ध समृद्ध हो गए। जैसे कि ए और ओ है, ये कौन से होते हैं? ये अर्ध समृद्ध होते हैं दोस्तों। तो यहाँ फिर से मैं लिख देता हूं, समृद्ध होता है और अर्ध समृद्ध होता है, एक विवृत होता है और एक अर्ध विवृत होता है। समृद्ध कौन सा होता है? जिसमें मुख जो है लगभग बंद ही रहता है। कैसा रहता है दोस्तों? बंद रहता है। ये हो जाएंगे। अर्ध समृद्ध जिसमें बंद से थोड़ा सा खुला रहता है, ए और ओ। विवृत जिसमें मुख पूरा खुल जाता है, आ। अब जो बाकी बच गए है ना, जिसमें पूरे खुले से थोड़ा सा कम होता है, ये वाले होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 18वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं दोस्तों? मूल स्वरों की संख्या कितनी मानेंगे? स्वरों की संख्या के अंदर क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1 4 होते हैं। जो ह्रस्व स्वर होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। किस लिए कहते हैं? क्योंकि ए है, ई है, ऊ है और री है, ये 4 जो हैं वो मूल स्वर होते हैं। इनको अपने एक मात्रिक भी कहते हैं। ये वे स्वर होते हैं जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर से नहीं हो सकता। जैसे आ है तो आ तो जो है अपने ए प्लस ए से क्या बन गया? आ। लेकिन ये ए किसी से भी नहीं बनता, ये चारों किसी और से नहीं बनाए जा सकते हैं, इसलिए हम इनको मौलिक या मूल स्वरों के नाम से जानते हैं। तो ये 4 होते हैं दोस्तों। बाकी रहे 7 वो दीर्घ की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? यानी हमें इनडायरेक्ट रूप से ये पूछा जा रहा है कि इनमें से ओष्ठ्य व्यंजन कौन सा है दोस्तों? क्योंकि जिस अंग का उपयोग करके जिस वर्ण को अपने बोल रहे हैं, अगर हम हमारा वही अंग काट दिया गया तो हम उसका उच्चारण जो है वो सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तब हमें बताना है कि वो कौन सा होगा दोस्तों। क्या है सही आंसर? ल है, ब है, ध है या फिर ख है दोस्तों? इनमें से क्या होगा हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो उच्चारण में कठिनाई होगी। किस वर्ण के उच्चारण में कठिनाई होगी दोस्तों?
क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 2 बै, यानी ओष्ठ्य नहीं बोल पाएंगे। ओष्ठ्य कौन से होते हैं? पै, फै, बै, बै, मैं, ये वाले सारे के सारे कौन से कहलाते हैं दोस्तों? ये ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से उच्चारण स्थान के आधार पर वै और फै ये किस क्रमांक में आते हैं दोस्तों? वै और फै किस क्रमांक में आते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर आप इनको किस श्रेणी में रखोगे? दंत्य है, ओष्ठ्य है, वर्ष्य है या फिर दंतोष्ठ है दोस्तों? कौन सा होगा इसमें से सही क्रम हमारा? बताइएगा दोस्तों फटाफट से। अब यही ऑप्शन आए हैं, यही प्रश्न आया तो क्या करोगे? ये अब यहाँ पर आपको पीएचडी नहीं करनी है दोस्तों। एक तो चीज़ आप याद कर लीजिएगा, अगर आपको कंपटीशन पास करना है तो किसी भी सब्जेक्ट की पीएचडी करने मत लग जाना, वरना आप पढ़ाने जरूर लग जाओगे और शायद कंपटीशन आपसे पास न हो, है ना। तो जिस सब्जेक्ट की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे। कहीं आप वह के ये फै होता है नहीं होता है, मुझे सब आता है, सब मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आपके प्रश्न में जो आ गया है ना, वरना था आप किताब में देखोगे तो वह आपको मिल जाएगा, कई किताबों में फै भी मिल जाएगा, तो अपने कौन से को सही माने। हमें तो जो प्रश्न उसने पूछा है उसका आंसर देना है, बिल्कुल ज़्यादा गहराई में हमें किसी भी सब्जेक्ट में नहीं डूबना नहीं है दोस्तों। जब पास हो जाओ आप, टीचर लग जाओ, तो फिर पीएचडी भले ही कर लेना, ज्योग्राफी में कर लेना, चाहे आप हिस्ट्री में कर लेना, किसी में कर लेना। आप ये देखें पॉइंट ऑफ व्यू के, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टि से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो है नंबर 4, जिसमें दांत और ओष्ठ दोनों का इस्तेमाल होता है। वै और फै का उच्चारण करके देखिएगा, नीचे वाला होठ और ऊपर वाले दांत जो हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं, इसलिए अपने इसको दंतोष्ठ के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। कल हम फिर इसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के विषय में बात करेंगे हिंदी के, लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा संज्ञा और हमारा रहेगा सर्वनाम। इन दोनों चीज़ों को आपको याद करके आना है। संज्ञा और सर्वनाम पढ़िएगा, फिर अपने इसके टेस्ट देख के देखेंगे और चेक करेंगे कि आपको कितना आता है दोस्तों हमारी एक और प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के अलावा, क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी सारी सीमाएँ हैं, इसलिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको और भी PDF वगैरह फ्री टेस्ट की सुविधा रीड के लिए स्पेशली अवेलेबल करवाई जा रही है दोस्तों। आप ही के लिए सब कुछ, अगर आपको चाहिए तो आप इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।